अध्ययन मोड की प्रथम क्लास में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण का प्रथम चैप्टर पर्यावरण से शुरुआत कर रहा हूं। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन मोड में। तो खुद को कुछ समय के लिए अध्ययन मोड पर लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी होती हैं? अगर आप सी-टेट या यूपी-टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तकें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आपको पढ़नी, क्योंकि ये आपकी बेसिक समझ को इम्प्रूव करती हैं। और जैसा कि यदि आप छोटी से छोटी जानकारी को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप उनका एक कलेक्शन तैयार कर लेते हैं और उन सभी जानकारियों को आप इकट्ठा करके एक बड़ी जानकारी अपने अंदर समा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है पर्यावरण, तो इसलिए पहला प्रश्न भी यही उठता है कि पर्यावरण क्या होता है, शिक्षक कहता है। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और आपके दोस्त, ये सभी पर्यावरण के एक अंग हैं। मतलब जो आपके चारों ओर आपको दिखाई पड़ रहा है वह पर्यावरण है। लेकिन रुकिए, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब आप ये देखिएगा, कुछ वस्तुएं तो प्रकृति ने बनाई हैं और कुछ मानव ने स्वयं बनाई हैं। तो इसलिए पर्यावरण दो प्रकार का हो सकता है या होता है। जो वस्तुएं मानव ने बनाई हैं उन्हें मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, और जो हमारे आसपास प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई हैं वो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक का उत्तर है, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, इसलिए हम पर्यावरण को भी बदल रहे हैं। तो चित्र के माध्यम से आप देख लीजिएगा दोस्तों, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक एनसीईआरटी की इस पुस्तक में 3 प्रकार के दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप इन्हें 2 प्रकार का मानें, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में जब आप देखते हैं तो यहाँ आपको दिखाई पड़ता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव यानी कि जैव मंडल। तो ये तो हुआ प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति की देन है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा मानव निर्मित पर्यावरण, जहाँ आपको इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक एवं जब आप मानव में देखते हैं व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ आपको प्रश्न मिलता है, जितनी हमने वार्तालाप अभी तक की है तो यहाँ हम जानने को मिलेगा हमें, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आप देख लीजिएगा। पर्यावरण यानी अंग्रेजी में एनवायरनमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ये छोटी सी जानकारी। तो चलिए प्राकृतिक पर्यावरण आपको समझा देते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब यहाँ आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, इनको विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, स्थल मंडल क्या होता है? वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है,
यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, उसे स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल दोस्तों जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपके घर बने हुए हैं, उस धरती को स्थलमंडल कहते हैं। और जलमंडल क्या होता है? तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों से, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, उन्हें जलमंडल कहते हैं। अच्छा, वायुमंडल को आप जान लीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई, समझ पा रहे हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अच्छा दोस्तों, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, क्योंकि जैव मंडल पर जीवन को संभव बनाते हैं। क्योंकि जीवन को संभव बनाने के लिए स्थल, जल और वायु, इन तीनों की विशेष आवश्यकता होती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी से मतलब है आप और वहाँ रह रहे प्रत्येक प्राणी, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे कि एक स्टोरी बताई गई है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो होते हैं, यह रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? तो इसका उत्तर जो होता है वो है बिल्कुल, बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। परितंत्र को समझने के लिए आप इस सेंटेंस को समझ लीजिएगा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, मानवीय पर्यावरण। आइए जान लेते हैं मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे ही मानव की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसा कि मानव ने पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ
औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। परिवर्तन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो दोस्तों, ये था मानव द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में बदलाव करना। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, देख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। यदि आप, जैसा कि सर्दी में आप तरबूज खाने लगें या तरबूज उगाने लगें और गर्मियों में मूंगफलियां आप उगाने लगें और उनको खाने लगे हैं, तो यह सही नहीं होगा। आपको प्रकृति के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, यह इस अध्याय का अंत था। मैं आपसे बता दूं, एनसीईआरटी की सभी किताबों को हम पढ़ने के पश्चात क्वेश्चंस को भी तैयार करेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी तैयारी को एक ठोस रूप प्रदान होगा और हम सीटेट या यूपीटेट जैसे एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें चैनल पर आपके साथ की ज़रूरत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे क्या होगा, हम आगे जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपको स्वयं मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। इसी के साथ आपसे नमस्कार कहता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।